हेलो एवरीवन, चलिए अगर हम बात करने वाले हैं हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रिक्शन, तो व्हाट इज फ्रिक्शन। ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब भी कोई बॉडी फिर से कोई बॉडी जो है वो क्या है, कॉन्टेक्ट में है दूसरी बॉडी की। सपोज द बॉडी कॉन्टेक्ट इन विद सम अदर बॉडी। ठीक है, इस तरह की बॉडी है। ठीक? और ये स्मॉल एम मास की बॉडी है कॉन्टेक्ट में। यहाँ पर कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, दिस इज द कॉन्टेक्ट। तो जब ये मूव करना चाहेगी आगे, जब ये आगे बढ़ना चाहेगी, ये वाली बॉडी इस तरह से मान लो आगे बढ़ना चाहती है वेलोसिटी से, तो यहाँ पर एक पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। एंड इसका काम क्या है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का क्या काम है, ये काम क्या करता है, अपोजेस द, ठीक है, मोशन को अपोज करता है। ठीक है। समझ गए? सो हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग फ्लो। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं तो विद द काइंड ऑफ अपोजिंग फोर्स। ठीक है। समझ में कुछ और बातें जान कैसे। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, वो हमेशा कैसे काम करता है, इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंसी। कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है। अब जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो वहां पे क्या होगा, एक रिटार्डिंग फोर्स, जब इसको हम अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, वो हमेशा काम करेगा। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि सरफेस जो होना चाहिए वो कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। सरफेसेस शुड बी इन कॉन्टैक्ट फॉर फ्रिक्शनल फोर्स टू एक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स को काम करने के लिए हमारी जो सरफेस होनी चाहिए वो हमारे क्या होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है। ये बातें अगर समझ गए तो यहाँ पर अगर आपको ये बातें समझ आ जाएगी। और एक और बात बिल्कुल, is the direction is the direction of this frictional force. The direction of frictional force is always opposite to the direction of motion. Direction of motion के हमेशा अपोजिट रहता है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, दिखाई दे रहा था आपको, ठीक। समझ में आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसी भी डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना लग रहा है, ये direction, यानी देखो ये इधर जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर। ठीक, तो दिस इज ऑलवेज अपोजिट। समझ में आ गया। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन, तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड टू बॉडीज, डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड, डिपेंड किस पर करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर एक चीज डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल करता है नेचर ऑफ मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट पर ही डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो रफनेस है सर्फेस, ठीक है, अगर मोटर चल रहा है तो क्या है, कैसा सर्फेस है, अगर रफनेस है, तो रफनेस होने से क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है नॉर्मल रेंज पर। इसके बारे में बहुत क्लियर बात करिए, नॉर्मल के बारे में। अगर आपने नहीं देखी वीडियो देखेंगे, ठीक है। मान लो
मैं दिखाता हूँ नॉर्मल इसमें क्या होता है। लेट्स से वो बॉडी है, तो और ये ब्लॉक मैंने बताया तो है ही है। इसमें स्मॉल है, कैपिटल है, दो है, ये कैपिटल वाला टैब है वो। तो ये दो बॉडीज है कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप देखो, इनका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो जो कैपिटल एम वाली बॉडी है ये इस पे नॉर्मल एक्सल में रहेगी, आर सी या फिर एन सी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये छोटी वाली जो बॉडी है स्मॉल एम वाली, ये इस पे नॉर्मल एक्सल में रहेगी, आर या एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल एक्सल को, ठीक है। तो होता है अगर हमारा नॉर्मल एक्सल यानी एम, इससे हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हमारा बढ़ेगा। तो जब नॉर्मल एक्सल बढ़ेगा तो जो हमारा इंटरलॉकिंग होता है उसके बीच वो बढ़ेगा, ये जो इंटरलॉकिंग बिटवीन सर्फेसेस बढ़ेगी। पर अगर इंटरलॉकिंग बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी बढ़ेगा, ऐसा समझो। और नॉर्मल एक्सल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये डाल लो टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार का होता है फ्रिक्शन, हमारी बात देखो। टाइप वन लिखो तो मतलब जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स देख लो इसके बारे में। द फ्रिक्शनल फोर्स which comes into existence, which comes into existence when object tend to move toward the surface। जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला होता है सरफेस पर, तब ये फोर्स काम आता है। इस फोर्स को हम लोग स्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। बट ध्यान देना, बट अभी आपने एक्चुअल फोर्स नहीं लगाया, बट दी एक्चुअल फोर्स हैज नॉट स्टार्टेड। अब ऐसा मैंने ये लाइन क्यों जोड़ी, क्योंकि इसी में एक केस होता है कि मान लीजिए जो आपने फोर्स है तो आपने बढ़ाना चालू करी, जो फोर्स आप लगा रहे हो वो दोनों करने के लिए बॉडी को, तो एक कंडीशन आएगी जब बॉडी कहाँ आ जाएगी, बॉडी इज ऑन वर्ज ऑफ मूविंग। वर्ज ऑफ मतलब बॉडी बस मूव करने वाली। फिर जब बॉडी इस कंडीशन में होती है तो यहाँ पर इस समय जो फिक्सन लग रहा होता है, एंड बॉडी एट द वर्ज ऑफ मूविंग, इसका जो फिक्सन लग रहा होता है इसको हम नाम देते हैं, क्या देते हैं ना, लिमिटिंग देते हैं। ध्यान देना, नाम देते हैं बेटा लिमिटिंग। तो द लिमिटिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिक्सन, समझ में। कि बॉडी जस्ट मूव करने वाली थी, ठीक है, तो मूव करने वाली तो ये ऑन द वर्ड, जस्ट ऑन द वर्ड यानी लिफ्ट के बाद जस्ट मूव कर जाएगी, तो ठीक है। तो जैसे अभी स्टैटिक फिक्शन के बारे में, जैसे स्टैटिक फिक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ एस बराबर म्यूएस इंटू एन। एन हमारा क्या, एन हमारा नॉर्मल इक्वेशन है, और म्यूएस हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फिक्शन। क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एग्जैक्टली टू वर्क टू एन क्या है, डिस्टेंस इज योर नॉर्मल एक, ऐसा फोर्स है डिस्टेंस नॉर्मल एक, तो ये बात भी ध्यान देने वाली। कुछ और बातें, जैसे ये साइन, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन, तो ये साइन बताता है, इट टेल्स अबाउट द सॉरी एडजस्टिंग नेचर के बारे में बताता है कि अगर कोई भी फोर्स है तो एडजस्टिंग नेचर है उसके, एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फोर्स है उसके को। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिख लो जो कि मैं बताना चाहता हूँ,
देखो, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज independent area of contact between two bodies. इस कभी भी area of contact between two bodies पर ये डिपेंड नहीं करता, ये बात इंपॉर्टेंट है कि अब पीपी किस पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड की वजह समझ में। अब हमारा जो नेक्स्ट होता है वो हमारा हम लिखते हैं यहाँ पे static force, सॉरी static, ठीक है, the next picture is your static force, reading down the report, kinetic friction, इसके बारे में आप बात कर लेते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग, बॉडी और जो ऑब्जेक्ट है वो सच में मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो मूविंग ओवर द सर्फेस, एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सर्फेस, उस समय जो फोर्स लगता है फ्रिक्शन का, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक या फिर डायनेमिक। ठीक है, ठीक है। इस समय कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इसके जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है काइनेटिक फ्रिक्शन को, तो मुझे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको एफ इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, मिले तो यहाँ पर भी नॉर्मल एक्शन है, और म्यू के क्या है, म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। यहाँ पर एक और यहीं पर भी वो भी बात ध्यान देने वाली है, इट इज ऑल्सो independent of area of contact, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट को यहाँ भी देखो नहीं करता। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऑल्सो एक और बात, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंड नहीं करता है, नंबर एक बात, या फिर इसको ऐसे लिख दो, मतलब आपको लगे ना, मतलब ये समझ में आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ, ऐसे लिखो, यहाँ पे लोग ऐड हो और यहाँ पे लोग नंबर, यहाँ पे नंबर दो, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, स्पीड ऑफ लाइटिंग पर भी डिपेंड नहीं करता है, कौन डिपेंड करता है, द काइनेटिक फ्रिक्शन, it does not depend on the speed of sliding, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, हीट, क्योंकि तो heat हो ना वो प्रोवाइडेड दैट, मिला कि मिलो, प्रोवाइडेड दैट फ्रिक्शन होता है तो हीट बनती है, तो हीट डज नॉट चेंज या फिर alter द कंडीशन ऑफ प्लेन एंड सरफेस की कंडीशन को ऑल्टर ना करें, ठीक। बात समझ में लेकिन मुझे क्या समझ दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, और फिर आगे क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, नोट कर लो, क्वेश्चन इज, तो ब्लॉक ए एंड बी masses 5 kg and 10 kg are placed, ठीक है, if block A is full with कितना 50 न्यूटन, find the acceleration of A and B, ये निकालना है, और 2 of फिक्सन जो म्यू जो है, तो ए और बी के बीच में कितना है, 0.5 के बीच में, ए एंड बी के बीच में है, और यहाँ पे ले लें तो ये जो है 0.4, ये हमें तुम्हारा बी और ग्राउंड के बीच है, बी एंड ग्राउंड के बीच, ठीक। डायग्राम बना देंगे भाई, डायग्राम इसका इस तरह से दिया है, तो थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लेता हूँ, ये अकॉर्डिंग जो हमने टेबल
आपको समझ नहीं है, एक 10 किलो का है तो परफॉर्म होता है 5 किलो का रखा जाए तो 5 kg का रखा, और इसलिए लगा रहे हैं हम 50 न्यूटन का एक फोर्स। ये ए वाला है और ये आपका बी है। तो आगे सोल्यूशन चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ए और बी के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, ठीक है। यानी F1 देखें तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 R1। V1 की वैल्यू कितनी है 0.5 और R1 की वैल्यू कितनी है, R बराबर क्या होता है एम डी, जो कि मैं दिखाता हूँ देखो। यहाँ पर लगेगा R1, ठीक। और इस R1 के नीचे तरफ क्या लगेगा, एम जी, यानी कि एम जी बने 5। यहाँ पर इस पर लगेगा क्या, R2। R2 पर क्या लगेगा नीचे, एम जी। और और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर लगेगा फिक्सिंग F1। यहाँ पर जब ये आगे बढ़ेगा तो इधर लगेगा फिर F2। तो F1 की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितने आ जाएगी, अगर मैं इसको 10 का करूँ तो आ जाएगी, अगर 10 का करूँ तो मैं ऐसे करूँ 0.55 इंटू 9 पर 8 सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 24.5। दूसरा अगर हम F2 निकालेंगे तो F2 इज इक्वल टू म्यू टू R2। म्यू टू की वैल्यू क्या है, वो कितनी है 0.4, और ये वैल्यू है 6। अच्छा हाँ वाई की तो ये भी तो है, यहाँ पर मुझे 15 डी इसको होना चाहिए था, मैंने बार इसके उसको चल गई थी। तो 15 जो जी की वैल्यू है 9.8, सॉल्व कर दो इसको तो पता चले 60, और ये आर का तो आएगी वैल्यू इसकी आना चाहिए 58.8 इसकी वैल्यू। अब देखते हैं क्योंकि हमें निकालना है एक्सप्लेशन निकालना है। तो लिखो और ब्लॉक एक, ये वाले ब्लॉक को देखो, ये हमारा ए वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे। ए वाला ब्लॉक जो है यहाँ पे, ऊपर इधर कितना लगा है 50 न्यूटन का, इधर क्या लग रहा है 12 लग रहा है, ठीक लग रहा है। और बॉडी स्टेटर भी इधर कभी तो हम भी सकते हैं 50 - F1 बराबर 5 है, ऐसे ऐसा नहीं ना ये। तो 50 माइनस F1 यानी 50 - 24.5 बराबर 5 को सॉल्व करने पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.1 मीटर पर स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक, आगे तो हम क्या करते हैं, फॉर ब्लॉक बी द F1 is 24.45 मीटर लेस देन, ठीक है। जो एक्सलेशन की वैल्यू है, एक्सलेशन इज लेस देन, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एक्सलेशन की बात कर रहे हैं, एक्सलेशन इज लेस देन दिस फ्रिक्शनल फोर्स यानी 50, ठीक है। F1 जो है वहाँ पे, मैं स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करता हूँ एक बार, चलेगा, एक मिनट हुआ बेटा, तो गलत की हो गई यहाँ पे। तो वो हमें क्या चेक करना था, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़, इसमें क्या कहता है कि एक ब्लॉक पे फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ए एंड बी, एक्सप्रेशन ऑफ ए एंड बी निकालना, ठीक है। सीधे रखा है तो हमने क्या निकाला, अच्छा हमने एक्सप्रेशन निकाला ए, ठीक। अब बी का निकालना है तो बी का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि ब्लॉक भी मूव करेगा नहीं करेगा, ये चेक करना होगा। तो अपने को पता है कि फिक्सल फोर्स ऊपर लग रहा है वो है 24.5 मीटर, और जो F2 लग रहा है वो क्या है 58.8 मीटर। तो ये जो है F2 ये हमारा ज्यादा हो गया F2 से, इस वजह से ब्लॉक भी डज नॉट मूव, ब्लॉक भी डज नॉट मूव, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये इसको ओवरकम ही नहीं कर पाएगा, ब्लॉक भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए।
क्वेश्चन का सेंटर न्यूटन ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन टू, ठीक है, ऑफ मास 4 kg टू स्लिप ऑन दी ऑफ मास 5 kg, ठीक है। ए और बी इसके मासेस दे रखते हैं 4 kg और 5 kg। तो कह रहा कि फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन बी पर हम कितना एफ बी लगा रहे हैं ताकि ए और बी साथ कर सकते हैं। तो साथ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम मानते हैं, सिस्टम करते हैं इसको, हम मानते हैं म्यू को। म्यू जो हमारा ये है फिक्सन का कॉफिशिएंट, म्यू को पता है, म्यू जो कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है। तो दो पहले चलते हैं इसको ऐसे ही, मैं ऐसा लिख रही हूँ। ये किसके बीच में है? ए एंड बी के बीच, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है तो 12 न्यूटन फोर्स लगेगा इसके लिए ए को मूव कराने में, ठीक है। तो या फिर स्लिप कराने में, मूव की जगह को स्लिप। तो हम लिख सकते हैं न्यू इंटू एम ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई ए कितना है? ए है 4 न्यूटन, ठीक है। एक सॉरी, ए का मास जो है 4 किलोग्राम, ठीक है। तो ए का मास है 4 kg और इनको यहाँ पे कितना हो जाएगा? जी के लिए 10 ले लें तो हो जाएगा 4 से 12 और ये बन जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम फोर्स को मान लो, मान लेते हैं एफ डी मैक्सिमम फोर्स। ये फोर्स तब लगेगा जब ए एंड बी क्या रखेंगे? टुगेदर मूव करेंगे, ठीक है। सबसे चीज क्या होगी जब टुगेदर मूव करेंगे? तो हम लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू, दोनों का मार्क भी तो जोड़ना पड़ेगा आपने को, तो ये हो जाएगा ए, और ए की वैल्यू जो है तो बच्चों वो हो जाएगी म्यू इंटू जी के बराबर। एम में है 4 और ये कितना है? 5 का। और म्यू जी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू है 0.3, जी की वैल्यू ले लो 10, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा? 27 न्यूटन का फुट लगाओगे तो ए और बी जो है वो 5 सेंटीमीटर और आगे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है अ बॉडी ऑफ मास कितना है? 10 किलो के पास है। और मैं बना ही देता हूँ पैसे के। ये बॉडी यहाँ पर रखी है, ये बॉडी रखी मतलब बॉडी बॉडी बॉडी, ठीक है। चीजें वहां देते हैं क्योंकि फैट जो होती है तो 0.5 ये दे रखता है, और स्टैटिक जो वाई दे रखी है वो दे रखती है 0.4। ये स्टैटिक कॉफिशिएंट है, स्टैटिक ऊपर वाले स्टैटिक मतलब। और सबसे को क्या निकालना है? सबसे को निकालना है सबसे ऊपर, और क्या निकालना है? फोर्थ ऑफ पिक्चर, ठीक है, ठीक है। और कॉन्टेक्ट फोर्स मुझे निकालना है, मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल एक्सेल। चलिए अब है अकेला गुरु, ये लो, देखो। सबसे पहले तो किसी भी बॉडी के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? फ्री बॉडी डायग्राम। एक, इस बॉडी में नॉर्मल एक्सेल ऊपर लगा, दूसरी तरफ क्या लगा इसमें? एंगल। इधर आप फोर्स लगा रहे हैं किसी के लिए, और दूसरी तरफ क्या लगता है इसमें? स्मॉल एक्सेल मतलब स्मॉल, यही मेन चीज है। यहाँ से आपने देखा एन किसके बराबर है? एन जी के बराबर है। एम कितना है? 10 किलो, और जी हमने मान ली, हम 10 ले लिए। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 1/2 लीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हमको निकालना है इससे, तो सेवन में निकाल लीजिए। जब हम चिप करें बॉडी में करेगी नहीं में करेगी, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है अपने को देखना होगा? क्या देखना होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में। तो हम लिख सकते हैं एफ एल बराबर न्यू एस इंटू न्यू एस की वैल्यू है 0.5, एम की वैल्यू है, वैल्यू आ गई 50।
और आप जो फोर्स लगा रहे हो कितने का लगा रहे हो, 40 में। मुझे ये बताओ नहीं है कि अगर फोर्स 40 का है और फ्रिक्शन ही 50 का है तो बॉडी मूव करेगी? बॉडी नहीं मूव करेगी। तो ये चलते हैं बॉडी डज नॉट मूव। और जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो एक्सप्रेशन क्या होगा? तुरंत हम तक सुनने लग जाओ, ठीक है। हाँ, अब हम क्या निकालेंगे उसको यहाँ पे? रूल फाइंडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वही तो हमारा ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। और वही हमारा कितना आ जाएगा? 40 का। बस यही हमको यहाँ पे निकालना होगा। हाँ, दे रखा है ड्राइविंग फोर्स। एक चीज और यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मुझे बताना चाहिए था कि क्वेश्चन आधा ही शायद है अभी यहाँ पे, कि कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए आधा क्वेश्चन, क्योंकि ये तो निकाला है क्वेश्चन। एक मिनट दो मुझे, मैं क्वेश्चन को आधा ही, कि जैसे ही मैंने आंसर देखा तो मुझे लगा ये तो एक तरह से फैसले करता है। मुझे समय में रेज करते हो। क्वेश्चन क्या कहता है इसके बाद जब यू हैव टू फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको ऑप्शन निकालना है। आपको निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन दी बॉडी तब व्हेन ड्राइविंग फोर्स इज, पहले केस में ड्राइविंग फोर्स कितना है? 14 है। दूसरे केस में ड्राइविंग फोर्स कितना है? ठीक है। इससे पहले जान लो, जब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बॉडी की, बॉडी रेस्ट पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है यहाँ पे वो कौन सा लोग जाते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या लगेगा? F बराबर देने का होता है 60 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। 40 न्यूटन, पहले केस में 40 तो 14 का लेते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ, इससे इज नॉट 60, इट इज 40। तो देखो, फ्रिक्शन इधर लगेगा, नॉर्मल एक्शन यहाँ लगेगा। तो इनका रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? दिस विल बी योर कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स ये हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें क्लासेस में, ये हमारा क्या है? दिस इज योर कॉन्टैक्ट। और लेट्स से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एफ की वैल्यू कितनी है? 40। और एन की वैल्यू है 100। दोनों का स्क्वायर का 1600। और तब भी यानी कि तो सॉल्व करोगे तो सब कुछ इसका वैल्यू कितने निकालते हैं कि एन की वैल्यू 40 का हो जाएगा, 1600 तभी हो जाएगा। रूट कर लो इसमें, रूट 1 वैल्यू आ रही है इसकी 1.7 ये हमारा क्या है? 44 से 4 कितना है? 40 का। ठीक है। दूसरे केस में अब जो हमारा फोर्स दे रहा है वो कितना दे रहा है? 60 न्यूटन का। ठीक है? अब अगर कौन जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है ये कौन सा होता है? दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स। और आप कितना फोर्स लगा रहे थे? इसका एवरेज बोल देता हूँ। आप लगा रहे थे 40 पे। ड्राइविंग फोर्स कितना मिला? 60 का। तो बॉडी क्या हो जाएगी? अब इस केस में बॉडी मूव, बॉडी मूव करेगी। जब बॉडी मूव करेगी पहले हम क्या निकालेंगे? हमारा फिक्सर जो हो गया तो हो जाएगा करके और म्यूटी की वैल्यू 0.45। आपने देखते तो फिर इन की वैल्यू आई 45 मीटर। ठीक। अब एमबीडी का मैं बनाऊँ की बॉडी, आपको पता है बॉडी एक्सलेशन इधर हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स क्या 60 न्यूटन का लग रहा है। अब पीछे तरफ लगने वाला फोर्स है वो हमारा क्या है? इसको हम एफ बोलेंगे। ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा एफ माइनस एफ डिवाइड बाई एम। एफ की वैल्यू 60, एफ के 45, मास है बॉडी का यहाँ पे। तो ये 15 15 का 1.5 मीटर पर कुछ है।
एक तो वैल्यू आ जाएगी और ठीक है। अब अपने को क्या करना है, कॉन्टेक्ट कोड। यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कोड होता है, अगर तो सिग्मा हो जाए एफ स्क्वायर प्लस वो स्क्वायर। इसको एक्टिव बनाते हैं, यहाँ पे एक्टिव की वैल्यू है 45 का स्क्वायर, ये है 100 का स्क्वायर। शॉर्ट करोगे तो वैल्यू आएगी 39.7 मीटर। गिव मी योर आंसर। सीधा इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, या फिर बना है तो क्वेश्चन देखो। ये यहाँ पे मैं इसकी पहले भाषा को स्मॉल एम का ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये नोट कर रहा है। ये जो है, जो क्या है, दिस इज योर ब्रेक, ठीक है, एंड दिस इज योर ब्लॉक। इनके बीच में कोफिशिएंट में कितना बोल रहा है क्वेश्चन, म्यू, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द मिनिमम फॉर एफ रिक्वायर्ड टू कीप ब्लॉक स्टेशनरी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू विच, विद रिस्पेक्ट टू विच ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं तरीका बताऊँ। इनको दो मेथड सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम लगाएंगे इनर्शियल प्लेन, और दूसरा कौन सा बताते हैं, नॉन इनर्शियल प्लेन। तो बता देता हूँ, गलत लेके आया। देखो, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, नॉन इनर्शियल, ठीक है। समझ में आ गया। एक की वैल्यू ऐसे आपको पता है, एक की वैल्यू मतलब आज भी एक होती है, कैपिटल, ठीक। चलिए अब इसका इनर्शियल के रिस्पेक्ट रखते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक। नॉन इनर्शियल केस में जो होता है, ये वेट के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पर एक जीरो हो सकता है, ठीक है। बस आप लोग क्या जाएगा, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ फोल्ड लगेगा, हमें जो है इस तरफ फोल्ड लगेगा इसमें, और इस तरफ बॉडी मूव करना चाह रही है तो इस तरफ से। क्योंकि अगर आपने देखा तो एफ और एन की दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ की जो वैल्यू हो जाएगी एन यहाँ पे। तो हम लिखते हैं एम की बराबर एन, यहाँ पे एन बराबर क्या है, एन बराबर है एम। तो हम लिख सकते हैं एम की बराबर जो एम, एम से एम चला गया, ए बराबर क्या आ गया, डी बाई डी। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा काम करना, ठीक है ना। अब अपने को फोर्स निकालना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम पे स्मॉल एम ए की जगह टू डी बाई नो। सॉल्व के लिए आंसर आ जाएगा, इसमें कोई खास नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू तो दे नहीं रखती क्या, तो बस सॉल्व भी करता, ये वैल्यू आ गई फोर्स, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन का है, कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी कंडीशन अगर आपको क्वेश्चन में लिखता हूँ वहाँ कैसे फिर है सही थी। क्वेश्चन कहता है if the, बोर्ड में ज्यादा नहीं है तो आपको देखना है, इसकी प्रॉफिट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं।
ऐसा पॉइंट मैक्सिमम हाइट insect can crawl up in the box. ठीक ऐसा चीज को दिया ठीक है सही है लगता है ये केस के बेस क्वेश्चन बहुत सारे आप ठीक है लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ यहाँ पे आपको मैं चीज क्या है इंसेप्ट जो हो जाएगा विल क्रॉल अप तब तक इंसेप्ट चलेगा जब तक कि टेल टेल के टॉप पर एस्टिमेट कि टेल the component of its weight components of its weight is balanced by the typical limiting frictional jobs. Now suppose limiting frictional jobs. ठीक है तो मैं यहाँ पर बॉल इस तरह तो इस बॉल की रेडियस आपको पता है कितनी है वैसे स्मॉल तो अब मैं ऐसे बनाता हूँ यहाँ पे ये है जो यहाँ से यहाँ कितने हाइट है क्या आपने मान लिया वाई इधर हम इधर मैं इसके बाद यहाँ पे आर एक्शन प्रोसेस और ये जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट तक कंपोनेंट इस हाइट पर आएगी ठीक है जहाँ पर कंपोनेंट करें अगर हम तो आपको पता है कि जो एक्स करें और एक कंपोनेंट हो जाएगा जो एक्स करें ठीक है क्योंकि तो जो नीचे तरफ कंपोनेंट होगा वो अगर क्या होगा इस तरह से देखिए तो थीटा होगा ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये एंगल थीटा मान लो तो इसको ये एम डी हो जाएगा डिफरेंस लगेगा तो ये वाला हो जाएगा एम डी कॉस थीटा एम डी साइन थीटा और इधर कौन सा इसको बैलेंस करेंगे एम डी साइन थीटा और इलिप्टिक थीटा ठीक है और बस यही है तीन से जहाँ पे आर बराबर किसको होगा आर बराबर हो गया एम कॉस थीटा एफ एल बराबर क्या होगा एम साइन थीटा लिमिटेड तीसरे नंबर वन फिर नंबर टू सॉल्व कर दो यहाँ से निकालोगे tan थीटा एफ एल बाई आर और tan थीटा इसके बराबर होता है कि आपको इक्वल टू बी ठीक है तो हम आगे लिख सकते हैं एफ एल बराबर क्या हो जाएगा बोले इंटू आर क्या समझ रहे हैं? ये होता है ठीक है तो उस पर आप एफ एल बराबर क्या होगा बी वाली वैल्यू आ गई अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो पूरा कि आप देखो देख सकते हैं यहाँ पे कि एफ एल की वैल्यू और यहाँ पे म्यू की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम लिख सकते हैं डायग्राम को अब याद रख लो इसको हमने वो नाम दिया ये ओ पॉइंट है ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है ठीक ये वाला तो ट्रायंगल ओ ए बी में ठीक है मैं पता है क्या हो जाएगी वैल्यू वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये नेपोटिज्म बोल पड़ा है डिवाइड बाय वाई बराबर कितने बराबर हो जाएगा मूल के ये मैंने कैसे निकाला दिस इज tan थीटा क्या निकाला है देखो tan थीटा यहाँ पर मैंने निकाला तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा ब्लू नहीं हाँ वाई इक्वल टू हो जाएगा ब्लू डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप अगर इसको फर्दर में सॉल्व करोगे तो
एक फॉर्मूला बनेगा y इक्वल्स टू r डिवाइड बाई रूट 1 प्लस मीन स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो आप अंडरलाइन कर लो चाहे हाईलाइट कर चाहे आप कर लो कि ये हाइट का फॉर्मूला है। इसका तो ये हाइट का फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस पर जस्ट कई सारे क्वेश्चन भी हैं। ये बोल रहा है तो जिस हाइट तक वो चढ़ पाएगा वो हो जाएगा r माइनस 5 वन माइनस वन बाई वन प्लस मीन स्क्वायर। ये दो हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एंगल ऑफ फिक्सन, ठीक है। एंगल ऑफ फिक्सन और एंगल देखो, चलो देख लेते हैं एंगल ऑफ फिक्सन एंगल ऑफ रिपोर्ट जो है इसको भी खत्म कर देंगे इसी चैप्टर इसी इसको, तो इसी वीडियो में खत्म कर देंगे ताकि आपको आगे ना पढ़ना पड़े। पूरा फिक्सन इतना ही है, ठीक है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन देखूंगी आपके, मैं इसको ऐसे समझा ये मुझे थोड़ा सा फिक्सन क्या होता है। बॉडी पर इधर भी लिखता है, वो लिखता है मीन इंटू टेन, यानी इक्वल इस तरफ बॉडी पर एक नॉर्मल हो सकता है, उसको बैलेंस करता है नीचे से ये तो हमको पता है। और इसका रिजल्टेंट एक फोर्स एफ जो है वो बनता है। ये जो एंगल होता है नॉर्मल और इसके बीच में, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फिक्सन बोलते हैं। लुक है यहाँ पे the angle which the resultant makes, कोई एंगल which the resultant makes with limiting friction and normal friction, with limiting friction and normal reaction is called angle of friction। ये क्या है, फिक्स यहाँ पर क्या है, दिस एफ इज योर लिमिटिंग एंड हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। उसकी बड़ी भी निकाल लेते हैं, चलो बाकी निकालते हैं। देखो टेन लेमडा बराबर क्या है, न्यू एस डिवाइड बाई एन, कुछ आपने देखा होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, न्यू एस के बराबर आ गई, उसके भी मैं देखी हुई थी। तो इसकी वैल्यू आ गई न्यू और न्यू एस और इट इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल एस बाई उसके बराबर स्मॉल एस बाई एन, लेमडा बराबर टेन इनवर्स न्यू एस, तो न्यू एस बराबर टेन लेमडा, लेमडा को इनको कहता हो फ्रिक्शन घनत्व, ठीक, चलेगा। क्योंकि मेरे बराबर टेन छोटा होता है, इस वजह से ये हमारी मेरे बराबर टेन लेमडा जो है ये लेते हैं, मेरे बराबर टेन थीटा होता है, ठीक। एक और होता है एंगल ऑफ रिपोर्ट, क्या होता है एंगल ऑफ रिपोर्ट, एंगल ऑफ ठीक है। तो हम पता है एंगल ऑफ रिपोर्ट क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोर्ट होता है लेट्स से द मिनिमम एंगल, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन with the horizontal, with the horizontal at which the body placed on top of plane, on top of plane just begins to slide, just begins to slide is known as
एंगल ऑफ मूविंग फोर्स, इसको हम लोग अल्फा से देखते हैं, तो समझ नहीं चलता है। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं एक बार, इसको सॉल्व भी करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा फ्लो है, ट्रेन है, यहाँ पर हमने पूरा फ्लो है। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमको पता है ये एन मार्क्स का स्मॉल एन मार्क्स पीछे क्या लगेगा, वही फिफ्टी वाट डायग्राम में करते हैं। एम जी वन लगेगा, कॉस थीटा वन लगेगा, वन बी साइन थीटा, और इधर लगेगा नॉर्मल रेस का, इधर लगेगा स्मॉल एन। समझ आएगा, पीटी ये होती है ठीक। तो इसके अगर आप कंपोनेंट लिखना चाहें तो कंपोनेंट कैसे रखते हैं, वो समझ लेंगे। देखो, बराबर ये कॉस थीटा एस बराबर म्यू एस इंटू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू एस और एन क्या होगा, एन बी कॉस थीटा। और जो पूरी फोर्स एफ बराबर है वो किसके बराबर है, एफ बराबर एन बी। यहाँ पर देखो, इन सभी क्वांटिटी से हमें समझा कि जो अगर थीटा है वो अगर हमारा बढ़ रहा है 0 से 90 डिग्री के रेट पर, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग प्रोसेस यानी एन और एफ एल ये डिक्रीज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की बात है ठीक। और जो हमारा साइन थीटा यानी एफ हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में, ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे और ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे 0 से 90 तरीके। एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वह समय हो जाए कि जब ये दोनों बराबर हो, कौन, एफ एल और एफ जो बराबर हो, वह क्रिटिकल, वह क्रिटिकल एंगल जब एफ एल और क्या हो, कैपिटल एफ बराबर हो। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं आपका एंगल ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कैसे हो जाए, या तो बोलो थीटा बराबर हो जाए अल्फा, एट थीटा बराबर अल्फा, दोनों को बराबर करो तो लिख दो न्यू एम जी और थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी से एम जी चला गया, म्यू को यहाँ पे म्यू रखो, टेन अल्फा बराबर, तो थीटा नहीं रहा यहाँ पे, तो अल्फा बना है देखो। ये तो मतलब अभी अपने तो क्या बना है, अल्फा बनना, तो कॉस अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू, तो अल्फा बराबर हो गया ये आंसर। अब यहाँ पे जाओ एक कुछ चीजें, ठीक है, यहाँ पे हमको समझ में ये भी आ गया कि लेमडा जो है वो न्यूमेरिकली जो है अल्फा के बराबर है, लेमडा और नहीं मतलब उत्तर एंगुलर इक्वल दोनों न्यूमेरिकली बराबर ही। ठीक है, अब देखो पहला केस कि जब जो अल्फा है वो थीटा और अल्फा जो है वो इससे से मिटाना हो जाता है, वो बड़ा अगर जो हमारा थीटा जो है वो क्या है, अल्फा से कम है, और तो उसके एफ जो हो जाएगा वो एफ से कम हो जाएगा, तो ब्लॉक जो हो जाएगा कोई भी बॉडी हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगा, वो किस किलोमीटर में आ जाएगा, इस स्पेस में ही आ जाएगा ठीक। जब थीटा अल्फा के बराबर हो जाए तो एफ बराबर एफ एल आ जाएगा, तो वही है कि ब्लॉक जस्ट टू मूव, या फिर ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग हो जाएगा। फर्क के टॉप पर समझ आएगी, और थीटा अगर अल्फा से बड़ा हो जाएगा तो ड्राइविंग फोर्स एलिप्टिक सिस्टम से बड़ा हो जाएगा, और बॉडी ब्लॉक जो हो जाएगा वो क्लोज कर जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फिक्सर। एक और चीज मैं बोल दूं, सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग, जो बैड हैंडराइटिंग आई तो माफी चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने लास्ट तो देखा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।